प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनामो को समझने के लिए हम पहले इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं। इस गणितीय व्याख्या में हम देखेंगे कि प्रेरित विभव बल किस प्रकार उत्पन्न होता है और इसका मान किस समीकरण द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले हम जान लें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनामो किसे कहते हैं। जनित्र या डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। हमने बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत देखा और इसके आधार पर हमने जाना कि यदि कोई आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई हो और उस आयताकार कुंडली को घुमाया जाए, तब हम देखते हैं कि उस आयताकार कुंडली में अपने आप ही प्रेरित धारा बहने लगती है। तब हम देखते हैं कि उस आयताकार कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है और ये कुंडली यदि बंद परिपथ के रूप में हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यदि हम देखें कि इस कुंडली का क्षेत्रफल A है और जिस चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली रखी गई है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसका परिमाण हम B लेते हैं। यदि इस कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बनता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र अनुसार फाई बी बराबर होगा BA cos थीटा। और यदि इस कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है, मतलब इसको ओमेगा वेग से घुमाया जा रहा है, तो हम लिखेंगे ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, या हम लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी, जहाँ टी समय है। जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो इसे हम देखें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार हम लिखेंगे E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। यहाँ पर n इस कुंडली में फेरों की संख्या है और यहाँ से हम लिखेंगे E बराबर माइनस एन डी अपॉन डी टी। BA cos थीटा लिखना चाहिए हमें, पर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे ओमेगा टी और यहाँ से समीकरण बनेगा E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी NBA cos ओमेगा टी। जब हम cos ओमेगा टी को समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ये मान इस समीकरण में रखने पर माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं और हमको समीकरण मिलता है E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ पर हम देखें n यानी कि फेरों की संख्या एक नियतांक है, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, A क्षेत्रफल है और ओमेगा ये कोणीय वेग है। ये सारे नियतांक हैं, तो इन सबके स्थान पर हम लिख सकते हैं E0। तो ये समीकरण बनेगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। इस प्रकार हम देखें तो E0 एक नियतांक है जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान को दर्शाता है। यदि साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम हुआ यानी कि 1 हुआ, तो इस समीकरण में हम देखेंगे E बराबर अधिकतम मान यानी कि वो E0 के बराबर होगा। और यदि हम इसका ग्राफ बनाएं यानी कि हम थीटा और E के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसके संगत सारणी कुछ इस प्रकार हमको नजर आएगी। जब हम थीटा बराबर 0 लेते हैं, साइन 0 बराबर 0 होता है, उस कंडीशन में E का मान भी 0 होता है। जब हम
थीटा बराबर π/2 लेते हैं, उस कंडीशन में E बराबर E0 होता है क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार जब थीटा बराबर पाई लेते हैं तो E का मान 0 होता है क्योंकि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। थीटा बराबर 3π/2 लें, साइन 270 का मान -1 होने के कारण E बराबर -E0 हो जाएगा। यदि हम थीटा बराबर 2π लें, उस कंडीशन में भी E का मान 0 होगा। अब यदि इसको हम चित्र में देखें, हमने लिखा है थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 का मतलब होता है कि जो कुंडली हमने ली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई होगी, क्योंकि थीटा क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है और ये 0 है। इसका मतलब कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जैसा कि हम पहले चित्र में देख रहे हैं। उस कंडीशन में ही मान हमको 0 प्राप्त हुआ। यदि हम थीटा बराबर 90 लेते हैं, उस कंडीशन में ये कुंडली घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है और इसी कंडीशन में मान प्रेरित विभव बल का अधिकतम होता है। कुंडली को हम आगे और घुमाएं, हम देख सकते हैं ये कुंडली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते जा रही है। इसीलिए तीसरे चित्र में हम देखें तो जो भुजा है PQ वो नीचे की तरफ हो गई और पहले चित्र में जो भुजा थी PQ वो ऊपर की तरफ थी। मतलब पहले वाले चित्र यानी कि थीटा बराबर 0 और तीसरे वाले चित्र यानी कि थीटा बराबर पाई, दोनों में कुंडलियां लंबवत रखी गई हैं, पर ये कुंडली घूम चुकी है। इस कंडीशन में भी मान प्रेरित विभव बल का 0 होगा। उसके बाद चौथे चित्र में हमने कुंडली को और घुमा लिया। अब कुंडली जो है वो 270 डिग्री के कोण में घूम चुकी है। इस कंडीशन में भी हम देखें तो प्रेरित विभव बल का मान अधिकतम है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत हो गई है, क्योंकि यदि हम सारणी से कंपेयर करें तो E बराबर -E0 है और माइनस साइन विपरीत दिशा को दर्शाता है। इसीलिए ये अधिकतम मान हमको विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहा है। अब हम थीटा बराबर 2π लेते हैं, मतलब कुंडली पूरा एक चक्कर लगाते हुए वापस पहली स्थिति में आ चुकी है। हम देख सकते हैं PQ भुजाएं वापस इस तल के लंबवत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऊपर की ओर आ चुकी है। इस कंडीशन में भी प्रेरित विभव बल का मान 0 होता है। इस प्रकार हम एक चक्र में देखें तो हमको ये ग्राफ एक ज्यावक्रीय रूप में प्राप्त होता है और कुंडली के घूर्णी गति के साथ साथ ये प्रक्रिया चलते रहती है और हमको ज्यावक्रीय रूप में प्रेरित विभव बल का मान प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार हम देखें तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। यदि हम इस कुंडली का प्रतिरोध R लें तो इस कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा I बराबर होगी E/R। हम यहाँ पर E का मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा I बराबर E0 sin ωt/R। इस समीकरण में हम देखें E0 नियतांक है और R यानी कि इस कुंडली का प्रतिरोध ये भी एक नियतांक है यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो। इस कंडीशन में I बराबर हम लिखेंगे I0 sin ωt, जहाँ I0 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है। इस प्रकार हम देखें तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसके मान और दिशा दोनों आवर्ती रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब यदि हम प्रेरित विभव बल का शिखर मान और प्रेरित धारा के शिखर मान को कंपेयर करें
तो हम देखेंगे कि धारा का शिखर मान प्रेरित विवा बल के शिखर मान से कम है। इसीलिए जब इसको हम ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। इस प्रकार हम देखें तो प्रत्यावर्ती विवा बल और प्रत्यावर्ती धारा दोनों का ग्राफ ज्यावक्रीय है और समान कला में होते हैं। समान कला में होने का अर्थ है जब प्रत्यावर्ती विवा बल का मान 0 है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान भी 0 है। जब प्रत्यावर्ती विवा बल का मान अधिकतम है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान भी अधिकतम है। जब प्रत्यावर्ती विवा बल की दिशा बदल जाती है तो प्रत्यावर्ती धारा की भी दिशा बदल जाती है। इस प्रकार हम देखें जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती प्रेरित विवा बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना और कार्यविधि को चित्रानुसार समझने की कोशिश करते हैं। पावर स्टेशन कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं? इनके अंदर बड़ी बड़ी बैटरी तो होती नहीं है जिनके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। इनके अंदर असल में होता है बड़ा सा पंखे के जैसे दिखने वाला डिवाइस जिसे हम कहते हैं टरबाइन। इसे रोटेट करते हैं तो उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसे रोटेट करने के कई तरीके हैं। या तो पानी को गर्म करके भाप की तीव्र गति से इस पे मारा जाए, या गिरते हुए पानी का इस्तेमाल इस पे किया जाए, या तो इसे फिट कर दिया जाए किसी विंड मिल में जिससे ये हवा के कारण गोल गोल घूम सके और उत्पन्न कर सके इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तरीका जो भी हो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को घुमाना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि टरबाइन को घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है? तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे लगभग 200 साल पहले बताया था माइकल फैराडे ने। उन्होंने बताया किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर नीचे चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न होता है प्रेरित विवा बल। और यदि इस चालक तार को रिप्लेस कर दे हम एक आर्मेचर यानी कि आयताकार कुंडली से और इसे जोड़ दे टरबाइन से, तो टरबाइन के साथ साथ आर्मेचर भी रोटेट करेगा। यदि टरबाइन क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर्मेचर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा और इसमें प्रवाहित होगी प्रेरित विद्युत धारा, जिसकी मदद से हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस युक्ति को हम कहते हैं विद्युत जनरेटर। ये युक्ति घूर्णी गतिज ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब ऐसे क्यों होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए ये देखते हैं कि जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करे तो किस दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तो माना कि इस टरबाइन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जा रहा है तो आर्मेचर भी क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमेगी। अब प्रेरित धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम को देखते हैं। इसके अनुसार अंगूठे और सामने की 2 उंगली को ऐसे खोलो कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा बताएगा चालक तार की गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर चालक तार में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो फिर इस पिंक तार में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? इसको जानने के लिए हम अपने राइट हैंड को कुछ इस प्रकार रखेंगे कि अंगूठा इस पिंक तार की गति की दिशा को दर्शाएगा और तर्जनी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और उस स्थिति में मध्यमा इस पिंक तार में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो चलो ऐसा करके देखते हैं। ये जो पिंक तार है ये ऊपर की ओर गति कर रहा है। हम देख सकते हैं अभी पिंक तार ऊपर की ओर आ रही है। तो मैं अपने राइट हैंड को ऐसे रखूंगी कि अंगूठा इस तार की गति को बताएगा ऊपर की ओर। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मेरी तर्जनी होगी तो मेरा हाथ कुछ इस प्रकार दिखेगा, यानी कि मध्यमा की दिशा इस स्क्रीन के लंबवत अंदर की ओर होगी और इस तरह इस पिंक तार में प्रेरित धारा की दिशा इस तरह होगी, यानी कि इस स्क्रीन के लंबवत अंदर की ओर। अब इसी प्रकार इस नीले तार में प्रेरित धारा की दिशा को निकालते हैं। ये जो नीली तार है ये नीचे की ओर गति कर रही है। इसका मतलब अब मुझे अपने राइट हैंड के अंगूठे को कुछ इस प्रकार रखना है कि इसकी दिशा
नीचे की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी उसी दिशा में है, तो मेरे राइट हैंड को कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस बार मेरा मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा ये स्क्रीन के लंबवत बाहर की ओर पॉइंट आउट करेगा। तो इस तार में प्रेरित धारा की दिशा स्क्रीन के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो हमने देखा इस तार में ऊपर की ओर गति करें तो तार में प्रेरित धारा की दिशा स्क्रीन के लंबवत अंदर की ओर होगी, और यदि ये तार नीचे की ओर गति करे तो प्रेरित धारा की दिशा स्क्रीन के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब मैं अपने हाथों को हटा देती हूँ और प्रेरित धारा के लिए तीर के निशान का उपयोग करती हूँ। अब इसकी मदद से बाकी तार में भी प्रेरित धारा की दिशा को दर्शा सकते हैं। ये धारा ऐसे प्रवाहित होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्किट तो इनकम्प्लीट है, तो धारा कैसे प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर एक बाह्य परिपथ है जिसको मैंने अभी यहाँ नहीं दर्शाया है। अगर ये बाह्य परिपथ होगी तो प्रेरित धारा यहाँ से ऐसे प्रवाहित होगी और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कॉइल स्थिर है, स्थिर तो नहीं है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और जैसे जैसे ये पिंक वाली तार ऊपर जाएगी इसमें प्रेरित धारा स्क्रीन के लंबवत अंदर की ओर होगी, और जैसे जैसे ये आर्मेचर ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल हो जाएगा तो ये पिंक वाली तार नीचे की ओर गति करेगी। इस समय प्रेरित धारा की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। हमने देखा कि ऊपर की ओर जाने वाली तार में प्रेरित धारा अंदर की ओर होती है और नीचे की ओर आने वाली तार में प्रेरित धारा की दिशा बाहर की ओर होती है। इसका मतलब प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही आर्मेचर ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल होता है उसके बाद इस प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस धारा की दिशा में इस प्रकार हम अंतर देख सकते हैं। वैसे ये कॉइल स्थिर तो है नहीं। जब हम इसको एनिमेशन के द्वारा देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि जब कुंडली वर्टिकल पोजीशन में आती है इसकी गति रुक जा रही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। ये कुंडली तो रुकने का नाम लेगी ही नहीं और ये कुंडली लगातार घूमते रहेगी और धारा की दिशा इस आर्मेचर में लगातार हर वर्टिकल स्थिति के बाद बदलती जाएगी। अब सवाल यह है कि पिंक और ब्लू तार को बाह्य परिपथ से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि धारा को प्रवाहित करने के लिए परिपथ कंप्लीट होना जरूरी है। यदि इसे इस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम देख सकते हैं कि जब ये कॉइल रोटेट होगा तो ये तार आपस में उलझने लगेंगे और ये परिपथ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा और ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसके लिए ये धातु की रिंग लेते हैं जिसे हम स्लिप रिंग कहते हैं। ये पिंक और ब्लू वाली रिंग, ये पिंक वाली रिंग पिंक वाली तार से जुड़ी हुई है और ये ब्लू वाली रिंग ब्लू वाली तार से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये रिंग इन तारों के साथ यानी कि इस आर्मेचर के साथ रोटेट करेंगे यानी कि घूर्णी गति करेंगे। इन स्लिप रिंग से जुड़े हुए हैं कार्बन ब्रश। वैसे ये कार्बन ब्रश जुड़े नहीं हैं, वास्तव में ये सिर्फ अटैच है यानी कि ये इनको सिर्फ छूते हुए हैं। इसको यदि हमको और क्लियर समझना है तो मैं आप लोगों को ये ब्रश और ये एक रिंग का चित्र दिखाती हूँ। जब ये रिंग घूम रहे हैं तो ये ब्रश इनके साथ नहीं घूम रहे हैं, आर्मेचर के साथ रिंग घूम रही है। कार्बन ब्रश की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहती है, सिर्फ ये छूते हुए हैं इन रिंग को और ये इनके साथ नहीं घूमेंगे, जिसके कारण ये परिपथ ब्रेक नहीं होगा, ये परिपथ कंटिन्यूअस रहेगा। और इससे धारा पिंक वाली रिंग से होती हुई बल्ब से होती हुई ब्लू वाली रिंग तक पहुंचेगी और ब्लू वाली रिंग से ब्लू वाले तार तक पहुंच जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट रहेगा। अब जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जलेगा। अब हर ऊर्ध्वाधर स्थिति के बाद धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हमने इस बल्ब में जो तीव्रता है उसके रंग को बदल दिया। एक चक्र में हम देख रहे हैं ये पीले रंग से जल रहा है और एक चक्र में ये नीले रंग से जल रहा है, और उस समय हम देख सकते हैं कि इस तार में तीर के निशान में भी परिवर्तन हो जा रहा है।
और इस प्रकार की जो युक्ति है उसे हम कहते हैं एसी जनरेटर, क्योंकि ये कौन सी धारा को प्रवाहित कर रहा है? ये अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित कर रहा है। प्रत्येक अर्धचक्र के बाद यहाँ पर धारा की दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है, जिसे हम इस पिंक और पीले लाइट से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ ऊर्ध्वाधर स्थिति के बाद आर्मेचर घूमते जा रहा है, धारा की दिशा में भी परिवर्तन होते जा रहा है, इस लाइट के कलर में भी परिवर्तन होते जा रहा है, और ये युक्ति कहलाती है एसी जनरेटर, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के नाम से भी जानते हैं। अब इस व्यवस्था में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हम उस स्लिप रिंग के स्थान पर विभक्त वलय ले लेते हैं, मतलब रिंग को दो आधे आधे भागों में बांट देते हैं और उसको इन कार्बन ब्रश से जोड़ के देखते हैं और देखते हैं कि अब किस प्रकार धारा प्रवाहित होगी। अभी इस चित्र में हम देख सकते हैं कि धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब हम देख सकते हैं पिंक वाली तार से ब्लू वाली तार और उसके बाद फिर सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब इसको जोड़ने के लिए हम स्लिप रिंग के स्थान पर इस्तेमाल करने वाले हैं विभक्त वलय। जैसा कि हर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति के बाद धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब ये तार से जुड़े नहीं हैं, तो जो नीचे की तार में हमने तीर का निशान दिखाया है वो एक ही डायरेक्शन में है। अब जब इसे हम विभक्त वलय से जोड़ेंगे, ये विभक्त वलय इस आर्मेचर के साथ घूमेंगे। पिंक वाली तार के साथ जुड़ा हुआ वलय हमेशा पिंक वाली तार के साथ ही घूमेगा, और जो ब्लू वाली तार के साथ जुड़ा हुआ विभक्त वलय है वो हमेशा ब्लू वाली तार के साथ ही घूमेगा। पर ऐसी स्थिति में जब ये घूमेंगे तो ये तो तारों से अटैच हैं, तारों के साथ घूमेंगे, लेकिन ये ब्रश इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। इस स्थिति में ब्रश की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी और रिंग की स्थिति बदल जाएगी। जो गुलाबी वाला रिंग था पहले लेफ्ट साइड वाले ब्रश के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो राइट साइड वाले ब्रश को छूने लगेगा। वैसे ही ब्लू वाला पहले लेफ्ट वाले ब्रश को छू रहा था, अब वो राइट वाले को छूने लगेगा। ऐसा घूमने पर आर्मेचर में हम देख सकते हैं धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है, लेकिन वलय और ब्रश की स्थिति चेंज होने के कारण नीचे परिपथ में धारा की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हमने बल्ब को केवल पीले रंग से जलता हुआ दिखाया। इस स्थिति में वलय घूम रहा है, रिंग घूम रही है और ये हमेशा एक ही ब्रश को छूती हुई है, जिसके कारण धारा की दिशा आर्मेचर में परिवर्तित होने पर बाह्य परिपथ में भी धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हमने पीले और नीले लाइट से दर्शाया था। इसलिए इस युक्ति को हम एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं, जिसमें धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, और इस युक्ति जिसमें बाह्य परिपथ में धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है उसे हम जानते हैं डीसी जनरेटर के नाम से, यानी कि दिष्ट धारा डायनमो के नाम से। ये दोनों ही युक्तियों में पूरी व्यवस्था एक जैसी है, फर्क होता है केवल स्लिप रिंग का और विभक्त वलय का। तो बच्चों, अभी हमने इस एनिमेशन के द्वारा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर कैसे होते हैं देखा, उनकी कार्यविधि को भी समझा। पर वास्तव में एसी जनरेटर कैसे दिखता है, उसकी संरचना कैसे होती है, वो किस प्रकार कार्य करता है, इसको हम चलकर देखते हैं। इतना बड़ा सा दिखने वाला ये मशीन बच्चों एसी जनरेटर है। हमने अभी उसका सैद्धांतिक कंस्ट्रक्शन देखा। उसमें हमने देखा एक आर्मेचर है और एक चुंबकीय क्षेत्र है। उस चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है। अब इसको यदि हम देखें तो शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें आर्मेचर कहाँ है और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है। तो जो इतना बड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को, इसमें जो आधा पोर्शन है ये डीजल इंजन है। एक्चुअली हम कहते हैं कि आर्मेचर को गोल गोल घुमाया जाता है, लेकिन उस सैद्धांतिक चित्र में हमने कहीं पे भी उस घुमाने वाली मशीन का जिक्र ही नहीं किया, जिसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ आर्मेचर घूम रहा हो। वो घुमाने वाली मशीन एक्चुअली यही है।
यहाँ आधे से ज़्यादा पोर्शन में जो डीजल इंजन लगा है उसी की सहायता से आर्मेचर को घुमाया जाता है। अब ये आर्मेचर किधर होगा? अगर इस मशीन की बात करें तो ये जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है बच्चों, इस जाली के अंदर लगा हुआ है आर्मेचर और इसी के चारों ओर है चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहाँ पर चुंबक लगे होंगे जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे। और जब इसके अंदर, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आर्मेचर घुमाया जाएगा इस मशीन की सहायता से, इस इंजन की सहायता से, तब इसमें प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी। और यही इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घर में लाइट नहीं रहती है तब हम इस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आपने शादी ब्याह में जनरेटर देखा होगा। जब बिजली नहीं रहती है तो उन जनरेटर को हम चालू करते हैं। किस प्रकार? उसमें एक रस्सी होती है जिसको खींचते हैं और लाइट वापस आ जाती है। पर इस मशीन में रस्सी जैसा आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये मशीन बैटरी ऑपरेटेड है। जब इसको हम ऑन करते हैं तो बैटरी की सहायता से ये डीजल इंजन ऑन हो जाता है और फिर बाकी इसकी कार्यविधि शुरू हो जाती है। तो चलो बच्चों, इसको ऑन करके देखते हैं कि किस प्रकार ये चालू होता है।